हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है सबको? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड यस मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे यस मैम। और पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी यस पढ़ाई भी मैम, वी आर चालू फाइन। और अपना ध्यान भी रखना। पढ़ाई साथ साथ में अपना पूरा ध्यान रखना, अच्छे से अपनी केयर करना, वो ज्यादा जरूरी है अभी। ठीक है। कल हमने टॉपिक पढ़ा जी था। मैम, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर बाद में कभी और जब भी आप बोलोगे तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बाद में भी बता सकती हो, या अभी अगर बताना चाहो तो अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करते हैं। मैम, जो ये आज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कब होंगे? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होते हैं। ओके। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होते हैं। कॉन्टिंजेंट और वैलिड में बेसिक डिफरेंस जो है वो इसलिए वो ये है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो जनरल इंश्योरेंस वाले होते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति अपनी चीजों का इंश्योरेंस कराता है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, मकान का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, वो ऐसे जो इंश्योरेंस कराता है वो अपना उसमें उस चीज में जिसका इंश्योरेंस कराता है उसमें उसका हित होता है, इंटरेस्ट होता है। वो अपनी चीजों को सेफ और सिक्योर रखना चाहता है कि भी मेरी गाड़ी है, कल को मेरी गाड़ी चोरी नहीं हो जाए, तो मैं उसको सेफ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इंश्योरेंस कराती हूँ। तो उसमें उस चीज में हमारा हित होता है, इसलिए ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये वैलिड होते हैं। लेकिन वेजरिंग में क्या होता है, उस घटना में, उस अनसर्टेन इवेंट, कॉन्टिंजेंट में भी अनसर्टेन इवेंट होता है कि गाड़ी चोरी हो सकती है, चोरी होगी तब हम ये क्लेम मिलेगा, या एक्सीडेंट होगा, या ये होगा तो मिलेगा। तो ये कॉन्टिंजेंट में भी एक अनसर्टेन इवेंट होती है जिस घटना पे के आधार पर कुछ करना या ना करना होता है। बेसिंग में भी क्या होता है, अनसर्टेन इवेंट है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो वेजरिंग में उस घटना में कोई हित नहीं होता है, बारिश आए तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं आ रही है तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉन्टिंजेंट में क्या होता है कि उस हित होता है कि भाई हमें हमारी गाड़ी को चोरी होने से बचाना है, इसलिए इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, फायर इंश्योरेंस कराते हैं ताकि कि हमारी जो हमारी बिल्डिंग है या हमारा घर है उसमें आग ना लगे, हमें हमारे घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इंटरेस्ट होता है, इसलिए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि नॉर्मली जो जनरल इंश्योरेंस के मैटर्स आते हैं वे वैलिड है, ये पूरी तरह से वैलिड है, वेजरिंग वॉइड है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो एक और टॉपिक बचा है वॉइड एग्रीमेंट्स का, वो है लास्ट जो है वो है असंभव कार्य को करने का करार। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एक लास्ट जो हम वॉइड एग्रीमेंट्स का जो हमने पढ़ा है कि कौन कौन से जो करार है जो कि लॉ के द्वारा शून्य घोषित किए गए हैं, उन करारों को हम पढ़ रहे हैं। तो उनमें से जो सबसे लास्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं, रेस्टेंट ऑन मैरिज, रेस्टेंट ऑन ट्रेड, रेस्टेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, अनसर्टेन, वेजरिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में जो लास्ट है वो है इम्पॉसिबल जो एग्रीमेंट्स हैं वो ऑलवेज वॉइड होते हैं। अब इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स दो तरह से होते हैं। एक तो ऐसा करार जो कि शुरू से ही इम्पॉसिबल हो, जिसे हम ये कहते हैं कि इनिशियली इम्पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये कहता है, जैसे नॉर्मली ये होता है कि कोई लड़का लड़की से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। आसमान से तारे तोड़ना इम्पॉसिबल है,
लड़की शादी कर लेती है, फिर कहती है तुमने कहा था कि तुम आसमान से तारे तोड़ के लाओगे, अब लेके आओ, तो नहीं तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। तो ये एग्रीमेंट क्योंकि वो इनिशियली इम्पॉसिबल है। तो ऐसे करार जो शुरू से ही जब वो किए जाते हैं तब ही वो इम्पॉसिबल काम को करने का करार होता है। कोई ये कहता है, जैसे कोई डेड बॉडी है और ये बोलते हैं कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करना जस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के करार जो कि उसे करते वक्त ही इम्पॉसिबल होते हैं, उसे कहते हैं इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी। और ऐसे करार जो है वो शुरू से ही शून्य होते हैं, मतलब क्योंकि वो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, वो एक एग्रीमेंट ही होते हैं। एग्रीमेंट को हम उन उन करारों को हम कानून के द्वारा इन्फोर्समेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो एग्रीमेंट ही होते हैं और वो शुरू से ही शून्य होते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। दूसरी इम्पॉसिबिलिटी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये है पश्चातवर्ती असंभवता, इसे बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब करार किया जाता है तब तो वो काम पॉसिबल लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है आराम से। लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बदल जाती है जिसकी वजह से उस करार को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये लगता है कि अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और फिर उस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो जो संविदा होती है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि बहुत पहले तो वो एक वैलिड करार होता है, एक वैलिड एग्रीमेंट होता है करते समय, इसलिए हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसे करते समय वो बिल्कुल सही लग रहा था। जैसे कि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, मान लो जैसे आज जो ये पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, जैसे अब शादी करके शादी के लिए किसी ने गार्डन बुक करवाया है, या अम, आज 500 लोगों का खाना की भी शादी है हमारे घर में, और कैटरिंग बुक कराई है और 500 लोगों का खाना बनवाना है और ये ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, पैंडेमिक के दौरान अब सरकार ने रोक लगा दी कि आप 500 लोगों का खाना कर ही नहीं सकते, आप 50 मैक्सिमम है। तो अब ऐसे में क्या होगा, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाद में वॉइड हो गया करते समय, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि जब करार करा था आज से 1 साल पहले की, तब ये नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी। तो उस समय बुकिंग करा ली कि घोड़ा भी बुक करा लिया, बैंड भी बुक करा लिया और सारा गार्डन बुक करा लिया कि भी हमारी शादी है मई में, और उसमें हम ये बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, और हमने सारी कैटरिंग के 1500 लोगों का खाना बुक करा दिया। उस वक्त तो ये करार वैलिड था, क्योंकि बिल्कुल सही स्थिति थी। ये सब जो हम बात करते हैं कि जो सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बदली है, जो आज के दौर में जो ये पेंडेमिक आया है, उस इस काल में, इस दौर में कोई भी ना तो इसका अनुमान लगा सकता था और ना ही चाहे तो भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर कोई चाहता है कि हाँ नहीं कि मुझे तो 1000 लोगों का खाना करना है, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज अराइज हुई हैं, इसके चक्कर में कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये शुरू में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट बाद में ये ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस वो वॉइड हो जाता है। तो इसे कहते हैं असंभवता का करार। या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नैराश्य का सिद्धांत क्या है, या असफलता का सिद्धांत क्या है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। या इसे नैराश्य का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे असफलता का सिद्धांत या विफलता का सिद्धांत, असफलता का सिद्धांत या विफलता का सिद्धांत ये भी कह सकते हैं। तो विफलता का सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत,
असफलता का सिद्धांत, ये सब जो है वो एबिलिटी जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो है वो तो वॉइड ही होता है शुरू से ही, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि आसमान से तारे तोड़ के ले आए या जिंदा मुर्दे किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दें। ऐसे जो करार किए जाते हैं वो तो पॉसिबल शुरू से ही नहीं है, इसलिए वो तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते ही नहीं है। लेकिन ऐसी संविदाएं जो करते समय जो है वो वैलिड थी, उसमें सारे एसेंशियल पॉइंट्स थे। जो एक एसेंशियल पॉइंट्स, जो हम 5 एसेंशियल पॉइंट की बात करते हैं, वो एसेंशियल पॉइंट शुरू में करते वक्त उसमें 5 एसेंशियल पॉइंट्स थे, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना असफल हो गया। मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना भी चाहें, वो उनमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है, वो चाहें तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं पा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, विफल हो गया या असफल हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं असफलता का सिद्धांत या विफलता का सिद्धांत या निराश्य का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये कैसे भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, असफलता का सिद्धांत पूछ सकते हैं तो भी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विफलता का सिद्धांत या निराशा का सिद्धांत। तो आपको ये लिखना है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो कि बाद में परिस्थितियां चेंज होने की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना असंभव हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है असफलता का सिद्धांत। अब कई कुछ ग्राउंड्स बताए हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर ये कह सकते हैं हम कि इन ग्राउंड्स पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मुश्किल होता है। क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? ये जो ग्राउंड्स हैं ये कई बार मतलब जैसे कोर्ट के सामने केसेस आए हैं और कोर्ट ने उन केसेस में जो डिसीजन दिए हैं उस आधार पर इन ग्राउंड्स को बताया गया है। इसके अलावा भी जैसे जैसे और कोर्ट के सामने केसेस आते जाएंगे और भी नए ग्राउंड्स डेवलप हो सकते हैं। तो जो ग्राउंड क्या हो सकते हैं, तो पहला ग्राउंड है संविदा की विषय वस्तु का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सब्जेक्ट मैटर होता है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर वो बात ही नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मुश्किल होगा। जैसे कि ए ने बी से संविदा करी कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा, उनके बीच में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर ए की बेटी की डेथ हो जाती है, मतलब जिसको लेकर संविदा करी गई है उसकी अगर डेथ हो गई है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसमें एक केस था हॉवेल वर्सेस कूपलैंड का। ये केस है हॉवेल वर्सेस कूपलैंड। इस हॉवेल वर्सेस कूपलैंड के केस में ये हुआ था कि जो डिफेंडेंट था, प्रतिवादी था, उसने वादी को, प्लेंटिफ को, उसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट करा कि मेरे खेत में जितनी भी आलू की फसल होगी, उस आलू की फसल में से कुछ पोर्शन, जो भी पोर्शन उसने डिसाइड करा था, वो पोर्शन उसको वो बेचेगा। ठीक है, उसने फसल, जो आलू की फसल होने वाली थी, उसमें से कुछ आलू जो है वो प्रतिवादी वादी को देगा। लेकिन कोई आ, आ, आलू की पूरी फसल जो है उसमें कीड़ा लग गया और वो नष्ट हो गई। उस नष्ट होने की वजह अब आलू जो है वो प्रतिवादी वादी को दे नहीं सका। वादी ने केस कर दिया, वादी ने हो सकता है उसने आगे कहीं पर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा या उसने उसको कुछ नुकसान हुआ, तो वादी ने केस कर दिया कि भाई ये कंपनसेशन दिलाया जाए, इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा। तो कोर्ट में जब केस हुआ तो कोर्ट
में ये कहा डिसाइड किया गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट की सब्जेक्ट मैटर ही नष्ट हो जाए तो उसको पालन करना असंभव हो जाता है और दोनों पक्षकार जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाते हैं। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट अगर शून्य हो गया तो आप कोई भी पक्षकार अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह से एक केस और था, BL नरासू वर्सेस PSB अय्यर। केस है BL नरासू वर्सेस PSB अय्यर। इस केस में ये हुआ था कि एक सिनेमा हॉल थिएटर था, उसके मालिक और एक फिल्म विक्रेता के बीच में एक करार हुआ कि वो एक उसकी जो फिल्म है उसका वहां पर उस सिनेमा हॉल में उसको लागू पिक्चर को लगाएंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो बराबर बांट लेंगे। लेकिन बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश की वजह से जो हॉल था, उस सिनेमा हॉल था, उसको उसकी छत गिर गई और वो सिनेमा हॉल जो है वो पिक्चर लगाने के लायक नहीं रहा और जिसकी वजह से उसका जो अथॉरिटीज ने उसके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया कि जब तक वो हॉल फिर से ठीक नहीं होता तब तक उसमें किसी तरह की पिक्चर नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में हुआ कि वो पिक्चर रिलीज हो गई, लेकिन पिक्चर को वो सिनेमा हॉल का मालिक की, क्योंकि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था कि जब तक कि वो ठीक नहीं करता, अब ठीक करने में भी, हॉल को ठीक करवाने में भी बहुत थोड़ा टाइम लगता है और हो सकता है तब तक कि वो पिक्चर पुरानी हो जाए और उसका इतना प्रॉफिट नहीं हो जितना कि वो सोच रहे हो। तो ऐसे में ये एक असंभव करार मानते हुए इसको शून्य माना गया। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है परिस्थितियों में परिवर्तन, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थितियां बदल जाती है का मतलब ये है, जैसे कि आज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ऐसी परिस्थितियों की पहले कल्पना नहीं करी थी। तो हो सकता है कई लोगों ने उस टाइम बहुत सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे कि चलो ठीक है हम ये परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई और परिस्थितियों के बदलने से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना असंभव हो जाता है। तो ऐसे में दोनों पक्षकार जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से फ्री हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लें कि शचीन्द्र नाथ वर्सेस गोपाल चंद्र का एक केस है, शचीन्द्र नाथ वर्सेस गोपाल चंद्र। इस केस में हुआ था कि एक मिलिट्री एरिया था जहां पर की एक छावनी थी जहां पर की सैनिक जो है वो ठहरे हुए थे और ये हुआ कि वहां पर उससे थोड़ी सी दूर पर वादी ने एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया कि सैनिक हैं यहाँ ठहरे हुए हैं और वो मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से उसने एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया और उसको लगा कि मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उस किराए ना उनके बीच में जो रेंट डीड थी, उस रेंट डीड में लिखा हुआ था कि ये किराया तब तक लागू रहेगा जब तक कि वो फौज, वो जो सैनिक हैं वो उस जगह ठहरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ समय तक तो सैनिक वहां आते रहे रेस्टोरेंट में, लेकिन बाद में उनका सैनिकों का रेस्टोरेंट में जाना प्रोहिबिटेड कर दिया गया, सैनिकों को वर्जित कर दिया गया कि वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। हालांकि वो सैनिक जो है वो रहे तो उसी जगह, लेकिन उनका रेस्टोरेंट में जाना जो है वो वर्जित कर दिया गया। तो इस वजह से जो फायदा होने वाला था, जिस फायदे को के बारे में सोच कर रेस्टोरेंट किराए पर लिया था, वो फायदा जो है उस व्यक्ति को नहीं हुआ और उसने ये कहा कि वो
मतलब ये जो करार है, इस करार को शून्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि ये असंभव करार हो गया। तो कोर्ट ने डिसाइड करा कि असंभवता यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि किरायनामा में ये था कि जब तक कि सैनिक जो है वो वहां ठहरे हुए हैं तब तक के लिए, हालांकि सैनिक भले ही नहीं जा रहे थे लेकिन जो दूसरे लोग थे वो उस रेस्टोरेंट में जा रहे थे, तो उसने जितना प्रॉफिट होने की उम्मीद करी थी उतना प्रॉफिट उसे नहीं हो रहा था। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि रेस्टोरेंट को चलाना ही मुश्किल हो गया था, रेस्टोरेंट तो चल ही रहा था, लेकिन जिस प्रॉफिट के बारे में सोचकर उसने वो रेस्टोरेंट किराए पर लिया था, और किराएनामा में भी जो डीड थी उसमें भी ये मेंशन किया था कि जब तक सैनिक वहां रहेंगे तब तक के लिए ये जो रेंट डीड है वो वैलिड रहेगी, तब तक के लिए वो एग्जिस्ट करेगी। तो सैनिक रहे तो उसी जगह पे रहते, लेकिन हालांकि वो रेस्टोरेंट जाना उनका प्रोहिबिटेड किया था, लेकिन वो उस जगह पर ही रह रहे थे, इसलिए वो किराया जो उनके बीच का जो रेंट एग्रीमेंट था वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड था। हालांकि उसे नुकसान हुआ, लेकिन वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो उसको परफॉर्म ना किया जा सके। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों में ऐसा चेंज होना चाहिए कि जिससे कि परफॉर्म करना ही मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए। तो ये जो असंभवता का करार है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, पक्षकारों की मृत्यु या असमर्थता। मतलब अगर पार्टीज में से, दोनों पार्टीज में से, दोनों पक्षकार में से किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई इनकैपेसिटी हो जाती है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनके पर्सनल स्किल पर आधारित हो, तो ऐसे में उसको परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि कोई बहुत अच्छा कोई सिंगर है और उस सिंगर का कोई शो होना है और वो सिंगर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा, उसका परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। या डेथ नहीं होती है और वो बहुत ही बीमार हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता है, या तो ऐसा किसी भी कारण से जिसकी वजह से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, तो इस कारण से उसको वॉइड माना जाएगा। तो ऐसे में वो जो है वो वॉइड हो जाएगा। जैसे इसमें एक केस था रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन के केस में प्रतिवादी की पत्नी और वादी में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पियानो बजाएगी, लेकिन जिस दिन वो कॉन्सर्ट होना था उसी दिन ये उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने ये इन्फॉर्म करा कि मैं पियानो नहीं बजा सकती, और जो कॉन्सर्ट था उसको पोस्टपोन करना पड़ा, और जिसकी वजह से वादी को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि वादी ने जब उसको क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट को भंग करा है और इसके कारण मुझे इतना नुकसान हुआ है, तो वहां पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि क्योंकि वो उसका असंभव हो गया था उसको पालन करना, क्योंकि उसकी वो इनकैपेबल हो गई थी उसको परफॉर्म करने के कारण से, इसलिए वो चाहते हुए भी संविदा का पालन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसके पर्सनल स्किल पर था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो अपनी जगह किसी और को पियानो बजाने के लिए भेज दे। कोई सिंगर है तो जरूरी नहीं कि उसकी उसकी जगह कोई और ले ले, क्योंकि पर्सनल स्किल पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पर वो व्यक्ति खुद को ही परफॉर्म, और अगर वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाए बाय द टू डेथ और इनकैपेसिटी, तो उसकी जगह पे कोई और परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है अपेक्षित घटना का ना होना, मतलब नॉन अकेरेंस ऑफ कंटेम्पलेट
कंटेम्पलेटेड इवेंट, मतलब कोई ऐसी घटना जो कि फिक्स था, मतलब कोई प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम पहले डिसाइडेड था कि ये प्रोग्राम होने वाला है और उस प्रोग्राम के कारण कुछ और साइड बाय साइड कोई इवेंट करी है। सपोज कि जैसे कि कोई शादी होने वाली है और शादी के कारण से बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे हैं, गार्डन भी बुक कराया है और घोड़ी भी बुक कराई है, बैंड भी बुक कराया है, कैटरिंग भी बुक कराया है और किसी कारण से अब शादी ही नहीं हो पा रही है, तो तो साथ में सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड हो जाएंगे। तो घटना का ना होना, इसका मतलब ये है कि जिस घटना के घटने पर कोई संविदा आधारित है, अगर उसके वो घटना ही ना घटे, उसका घटने का उस घटना का घटना असंभव हो जाए, तो इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा केस है एक, क्रेल वर्सेस हेनरी का केस है, क्रेल वर्सेस हेनरी। इस केस में ये हुआ था कि एक ये ब्रिटेन में एक राजा जो थे, एडवर्ड सेवन, उनका एक प्रोसेशन निकलने वाला था, उनके राज्य अभिषेक के लिए एक प्रोसेशन निकलने वाला था जो बहुत अच्छा बड़ा प्रोसेशन होता है और लोग बाहर से दूर दूर से आते थे उसको देखने के लिए। तो उस प्रोसेशन की जो डेट फिक्स थी कि उस डेट को वो प्रोसेशन निकलेगा पूरे शहर में, तो उसको देखने के लिए एक व्यक्ति ने जो है वो एक मकान किराए पर लिया कि इस मकान को हमें आकर हम और इस प्रोसेशन को देखेंगे और वहीं से वो प्रोसेशन निकलेगा। और उसने कुछ पैसा एडवांस दिया और ये था कि बाकी का पैसा जो है वो प्रोसेशन के बाद दिया जाने था। अब राजा बीमार हो गया और वो प्रोसेशन का जो प्रोग्राम था वो कैंसल हो गया। तो अब उस मकान मालिक ने अपने बाकी का जो एडवांस दे दिया था वो तो उसने रख लिया, लेकिन उसने जो बाकी का जो किराया था उसके लिए क्लेम के लिए केस किया। तो कोर्ट ने डिसाइड करा कि क्योंकि वो घटना ही निरस्त हो गई थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विफल हो गया है, असफल हो गया है, इसलिए अब किराए की जो बाकी बची हुई राशि है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर असफलता का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है। तो जब परिस्थितियां ही बदल जाती है तो ऐसे में वो होना जो है, जो अपेक्षित, मतलब जो घटना अगर नहीं घट रही है, जिस घटना के आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट का होना लिखा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उस वो पूरा वॉइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है चेंज ऑफ लॉ, विधि में परिवर्तन। विधि में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो लॉ था उस लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद में लॉ में कुछ चेंज आ जाता है और उस लॉ में चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। लॉ ही बदल गया, मान लो आज कुछ कानून हो, जैसे कई बार ये होता है कुछ कि पेड़ों को काट के बेचने का करार करा है कि ये एक पेड़ है और ये पेड़ एक पेड़ों का बाग है और वहां से टिम्बर काट कर बेचेंगे। तो जिस समय वो एग्रीमेंट किया है तब लकड़ी का काटना जो है वो वैलिड था, लेकिन बाद में अगर ऐसा कोई कानून आ जाए कि कोई भी पेड़ नहीं काट सकेगा या उसके लिए कोई फाइन लगेगा, तो इससे में क्योंकि लॉ में चेंज हो गया है इस वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये उस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। तो इसी तरह से अगर लॉ में कुछ चेंज हो जा सकता है जिसकी वजह से कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो
वो असफलता का सिद्धांत लागू होगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है सरकारी अथवा वैधानिक हस्तक्षेप, गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन में का मतलब ये होता है कि जब कोई सरकार का हस्तक्षेप आ जाता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां चल रही है उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि कोई 50 से ज्यादा जो है वो लोगों को शादी नहीं की जा सकती है, ठीक है। या कोई नया ऑर्डर आ गया है कि जो दुकानें हैं वो इतनी बजे से इतनी बजे तक ही खुलेगी। सपोज कि अब ये जो आज 4 मई से एक नए गाइडलाइंस आ गई है कोविड को लेकर कि किराने की दुकानें जो है उसका टाइम ये रहेगा, पेट्रोल पंप्स के टाइम ये रहेंगे, जो दूसरे हैं उनका टाइम ये रहेगा। तो ये सारी जो नई गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ठीक है। अब इस गाइडलाइन के अगेंस्ट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था पहले और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड था क्योंकि उस वक्त की सर्कमस्टेंसेस अलग थी। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है और गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, तो उस गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण अगर संविदा का पालन नहीं किया जा सकता तो ऐसे संविदा जो है वो शून्य मानी जाएगी और इस तरह से उसको पालन करने से दोनों पक्षकार मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि कई बार क्या होता है, मान लो किसी ने अपनी जमीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा था कि ठीक है ये मेरी जमीन है और मैं तुम्हें दे दूंगा और ये बात हो गई है। लेकिन बाद में अगर मान लो वहां से उस जमीन पे से कोई सड़क का काम है, गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर ली है कि यहाँ से तो सड़क निकलेगी और उसका उसने उस जमीन को जिसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस जमीन को गवर्नमेंट ने एक्विजिशन में ले ली है, अधिग्रहण कर लिया गवर्नमेंट ने कि यहाँ से तो 100 फीट की रोड निकालनी है। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया, गवर्नमेंट का सरकार का हस्तक्षेप हो गया। तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए कि ये हस्तक्षेप जो है वो हमेशा के लिए हो, मतलब क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक्विजिशन करा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो वापस से रोड बनने के बाद में वो जगह उसको मिलेगी, वो तो हमेशा के लिए होगा। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए हुआ है तो उसके लिए ये विफलता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जैसे केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम का। सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनीराम में ये था कि एक प्रतिवादी ने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और वहां पर उसको ये था कि वो उस जमीन पे प्लॉट काटेगा, पूरी उसकी एक हाउसिंग सोसाइटी टाइप, मतलब उसका डेवलप करके कि प्लॉट, रोड, नाली और सारा मतलब उसको डेवलप करके उसने एक प्लानिंग करी, एक जमीन खरीद के, एक बहुत बड़ी जमीन खरीद के उसमें सारी एक कॉलोनी की प्लानिंग करी थी और उसमें ये था कि भाई ये कॉलोनी जो है ये लोगों को वो प्लॉट बेच रहा था और उसमें था कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ये कॉलोनी का पूरा जो भी उसमें लाइट्स हैं, रोड है, नाली है, जो भी उसका है वो सारा 6 महीने के अंदर अंदर वो बन जाएगा और फिर वो प्लॉट जो है वो अ, उनको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया और बाकी का पैसा जो है वो 6 महीने बाद दिया जाना था। इन बिटवीन ये काम चलता, इन बिटवीन क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के साथ कारण जो एरिया था जहां पर की कॉलोनी डेवलप हो रही थी वो एरिया सैनिकों की रहने के लिए, मतलब वहां पर सैनिकों की एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया, सैनिकों की छावनी बना दी गई और वहां पर सैनिकों को रहने के लिए वहां पर दे दिया गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या यहाँ पर असंभवता का सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना अब बिल्कुल विफल हो गया है, तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। क्या जिन लोगों ने जो प्लॉट्स खरीदे हैं और जो एडवांस पेमेंट दिए हैं, क्या अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, अब वो प्लॉट जो है जो
पैसा उन्होंने दिया है उसके एवज में वो प्लॉट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर असंभवता का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑक्यूपाई किया है ये सिर्फ एक टाइम बिंग किया है। जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा सैनिक वो जगह खाली कर देंगे, तो वो लेट तो हो सकता है, मतलब जो 6 महीने का टारगेट है कि 6 महीने में देना है, तो 6 महीने से थोड़ा लेट हो सकता है वो साल भर में दे, क्योंकि जमीन तो वो सैनिक लेके जाने से रहे, या गवर्नमेंट ने वो जो लैंड थी वो उनका एक्विजिशन नहीं करा था, उस लैंड को कुछ टाइम के लिए कि जब तक युद्ध चल रहा है वहां पर सैनिकों की छावनी बना दी गई थी। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता वो जमीन वापस से उसी के पास आ जाती जिसकी की वो थी, जो वहां पर प्लानिंग कर रहा था। तो असंभव का सिद्धांत यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता, हो सकेगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज था, हमेशा के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी फेज था। वो डिले तो हो सकता है 6 महीने से, लेकिन ये खत्म नहीं होता। तो ऐसा होना चाहिए कि जो है वो हमेशा के लिए, अगर असंभव हो जाए कोई काम को करना, तो ऐसे में ये सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट ग्राउंड है युद्ध का हस्तक्षेप, इंटरवेंशन ऑफ वॉर। वॉर के समय क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब युद्ध छिड़ जाता है तो जिस देश के साथ में युद्ध चल रहा है उस देश के साथ में कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लॉ का नियम है कि इस दौरान की गई कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो जाते हैं, और अगर वॉइड होने की कंडीशन नहीं है तो वो मतलब पोस्टपोन भी हो जाते हैं, और अगर कुछ ऐसे हैं कि जो पोस्टपोन नहीं होते हैं तो वो वॉइड हो जाते हैं। तो इस तरह से युद्ध के दौरान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से विफल हो जाते हैं और उनका परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ये कुछ ग्राउंड्स हमने देखे हैं, करीब 7 ग्राउंड हमने देखे हैं कि किन किन ग्राउंड हो सकते हैं जिसके आधार पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना असंभव हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नैराश्य का सिद्धांत है या जो असंभवता का सिद्धांत है, विफलता का सिद्धांत है, असफलता का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसे करार, ऐसे संविधाएं जो शुरू से शून्य नहीं है, मतलब जब उन्हें की गई थी तब वो वैलिड थी, ठीक है, जिसका पालन करना संभव था। लेकिन बाद में जो ग्राउंड्स आए, जिन ग्राउंड्स पर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिस वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मुश्किल हो गया, असंभव हो गया, इसलिए उन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शून्य हो जाता है और दोनों पक्षकार जो है उसको परफॉर्म करने के से फ्री हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम फिर डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।